पर्यावरण के बारे में प्रॉस्पेक्टस के संबंध में कल अपन चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रविवरण की विशेषताएं और कंटेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, पर्यावरण की विशेष सामग्री के बारे में अपन बातें कर रहे थे। समय के साथ में प्रॉस्पेक्टस के स्वरूप के अंदर भी कुछ परिवर्तन हुआ है, तो कुछ शब्दावलियाँ जो है वो शॉर्ट नोट के रूप में काफ़ी चलन में है और अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और कॉमर्स के विद्यार्थियों को, क्योंकि इश्यू ऑफ द शेयर्स एंड डिबेंचर्स इट इज़ ए बिग इशू, तो इन शब्दावलियों के बारे में जानकारी होना निहायत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो शॉर्ट नोट के रूप में मैं ले रहा हूँ वो है मायावी पर्यावरण, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले ये चलन के अंदर आ गया था और 13 के अंदर जो संशोधन किया गया उसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर परिभाषा में ही इसको सम्मिलित कर लिया गया। और रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 32 एक्चुअली मायावी पर्यावरण क्या है और इसका नाम मायावी पर्यावरण क्यों पड़ा, ये थोड़ा सा विचारणीय विषय है। एक्चुअल के अंदर जब कंपनी अपने शेयर्स जनता के अंदर जारी करती है तब जनता का फीडबैक, रिएक्शंस और जो प्राइस रेंज है शेयर्स की क्या सुनिश्चित करें, ये एक कन्फ्यूजिंग स्टेट होती है। तो जो मायावी पर्यावरण जब जारी करते हैं तब एग्जैक्टली द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों की संख्या और प्रतिभूतियों की कीमत ये फाइनल नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मायावी पर्यावरण। इसलिए इसको मायावी पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। मायावी पर्यावरण से तात्पर्य किसी ऐसे पर्यावरण से है जिसमें उल्लेखित प्रतिभूतियों की मात्रा एवं मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता है। एग्जैक्टली जो है उसके अंदर जानकारी नहीं होती है। इसमें कंपनी का प्रयास ये रहता है कि जो मायावी पर्यावरण के अगेंस्ट के अंदर जो सूचनाएं प्राप्त होती है उसके आधार पर मिनिमम और मैक्सिमम लेवल तय कर देते हैं कि सिक्योरिटी की प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए, और जो लोवेस्ट जो प्राइस तय करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस, और जो हाईएस्ट अधिकतम जो रेंज तय करते हैं उसको बोलते हैं केप प्राइस एंड द फ्लोर प्राइस। और एट लास्ट जो फाइनल जो प्रोस्पेक्टस जारी होता है उसके अंदर धारकों को जो जिस कीमत के ऊपर एलोटेड शेयर किए जाते हैं उसको कहा जाता है कट ऑफ प्राइस। तो ये इस तरह की एक बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया है जिसके आधार पर जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। वैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्यावरण का मुख्य प्रयोजन विनियोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं एवं रुझान को देखना होता है। मायावी पर्यावरण जब अपन जारी करते हैं तो इश्यू ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले, अभिधान सूची खुलने के कम से कम 3 दिन पहले मायावी पर्यावरण को जो है वो रजिस्ट्रार के पास में पंजीकृत करना होता है, और इश्यू क्लोज्ड, अभिधान सूची बंद होने के पश्चात अंतिम पर्यावरण तैयार करना होता है। यदि अंतिम पर्यावरण मायावी पर्यावरण के अंदर अगर कोई अंतर हो तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको न केवल हाईलाइट किया जाता है बल्कि
परिवर्तन के बारे में विनियोजकों को जो है वो सूचना भी दी जाती है, और यदि उसमें वो किसी तरह से कोई अन्यथा निर्णय लेना चाहें तो दे आर क्वाइट फ्री। और उसके बाद में अंतिम परिविवरण को जो है रजिस्ट्रार के पास में भी और सेबी के पास में भी पंजीकृत करना होता है। तो इस तरीके से जो है ये एक मायावी परिविवरण का रूप है, और ये धारा 32 के तहत इसका खुलासा किया गया है। दूसरी शॉर्ट नोट के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। सेल्फ प्रोस्पेक्टस इट इज एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 31। सेल्फ का मतलब सेल्फ ही होता है। कई इस प्रकार की कंपनियां होती है जो विशेषकर फाइनेंशियल मामलों के अंदर लेन देन करती है। तो सरकार की ये मंशा थी कि इन कंपनियों को बार बार ये प्रोस्पेक्टस जारी करना और फिर रजिस्ट्रार के पास में प्रस्तुत करना, इट इज सम सॉर्ट ऑफ द कुम्बरसम प्रोसीडिंग, ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है इसकी व्यवस्था की गई, और जिन कंपनियों को सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी करने की सुविधा दी गई है वो प्रोस्पेक्टस जारी करने के अगले 12 माह तक अगर मान लीजिए जनता के अंदर अपने अंश या ऋण पत्र करने हेतु आवेदन करना चाहें तो इनको बार बार जो है वो प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कोई जो है वो और प्रोस्पेक्टस जारी करना चाहे, उसमें अगर किसी तरह का कोई आधारभूत अगर कोई परिवर्तन हो गया है, कोई नए प्रभाव सर्जित हो गए या आर्थिक स्थिति में कोई चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए केवल रजिस्ट्रार को एक सूचना विवरण पत्र जो है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये फाइल करना होता है, ताकि उसमें अगर किसी तरह का अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन की सूचना जो है वो रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी पड़ती है। यदि परिवर्तन करने से पहले अगर किन्हीं आवेदकों ने अगर वो अंश या ऋण पत्र करने के लिए अगर आवेदन कर दिया है तो ऐसी स्थिति में उन आवेदकों को वापस पुनर्विचार करने या उस आवेदन पत्र को रिवोक वापस लेने का अधिकार भी इसमें प्राप्त होता है। और सेल्फ परिविवरण या सूचना स्मरण पत्र सभी प्रयोजनों के लिए परिविवरण ही माना जाता है। वो नियम सारे वही लागू होंगे जो प्रोस्पेक्टस की स्थिति में लागू होते हैं। तो संक्षेप में प्रावधान इस प्रकार हैं, इसमें चुनिंदा वर्ग या कंपनियों को ही ये फाइल करना होता है। वैधता की अवधि मैंने आपको बताया प्रथम निर्गमन की तिथि से 1 वर्ष तक जो है ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस इफेक्टिव रहेगा। ड्यूरेशन के अंदर आपको वापस परिविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि किसी तरह का चेंजेस आया है तो यू हैव टू फाइल द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि पहले अगर किसी ने आवेदन कर रखा है बिफोर द चेंज तो उनको रिवोक करने का अधिकार है। तो ये है सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो विशेषकर वित्तीय संस्थाओं के लिए एप्लीकेबल होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है और वो है मानव परिविवरण डिम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 या ऑफर फॉर सेल। बेसिकली डिम्ड प्रोस्पेक्टस या ऑफर फॉर सेल जो है ये 2 स्थितियों के अंदर जारी किया जाता है। यदि मान लीजिए कोई भी कंपनी जो है वो स्वयं अंश निर्गमित करके और किसी अन्य अभिगोपकों के माध्यम से इशूइंग हाउस के माध्यम से या किसी अन्य पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से अपने अंश या ऋण पत्र जनता के अंदर जारी करना चाहती है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मानव परिविवरण जारी करना होता है। इसी के साथ साथ में यदि मान लीजिए किसी कंपनी का कोई अंशधारी या प्रवर्तक या सदस्य के पास में बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अंश है और वो अंश अब जनता को जारी करना चाहते हैं, तब भी जो प्रलेख जारी किया जाएगा उसका नाम होगा मानव परिविवरण
या विक्रय हेतु प्रस्ताव। तो संक्षेप में बात वही है, ये भी एक तरीके से, क्योंकि प्रोस्पेक्टस है इसलिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाता है। और ऑफर फॉर सेल ये एक टर्म्स है कि यदि कोई कंपनी स्वयं अपने प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं करके और किसी अन्य कंपनी या फर्म के माध्यम से अगर अंश निर्गमित करवाना चाहें तो उसको जो प्रलेख जारी किया जाता है उसका नाम है विक्रय हेतु प्रस्ताव। इट इज नोन एज ए डीम्ड प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन। अतः निर्गमन गरों या अभिगोपकों द्वारा जिस प्रलेख के माध्यम से कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय करने हेतु निमंत्रण दिया जाता है उसे माना व परिविवरण कहा जाता है। इस प्रलेख का प्रभाव भी परिविवरण के तरह ही होता है। इस प्रलेख पर कंपनी की दशा में कम से कम 2 संचालकों एवं फर्म की दशा में कम से कम आधे से अधिक साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो नट सेल के अंदर अपने ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का प्रोस्पेक्टस ही है। फर्क केवल इतना ही है कि ये जो प्रोस्पेक्टस है ये स्वयं कंपनी द्वारा ने जारी करके और अभिगोपकों के माध्यम से अंडर राइटर्स के माध्यम से या कोई व्यक्तिगत कोई प्रवर्तक या अपने संचालक या सदस्य हैं तो उनके द्वारा जारी किया जाता है। और इसके भी जो प्रोविज़न है वो प्रोस्पेक्टस की तरह जारी हो गए। इवन इसमें डुअल सिक्योरिटी होगी। इसमें इशूइंग हाउस के साथ साथ में जो सूचना कंपनी के द्वारा प्रदान की गई है उनके लिए कंपनी भी व्यक्तिगत रूप से अन्य पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होगी। दैट्स ऑल।